तो जिन बच्चों ने काम किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने काम को तेजी से चेक करें ताकि हम आज ही एक और नया क्वेश्चन पढ़ सकें और फिर उसके जैसे क्वेश्चन में होमवर्क में असाइन कर दूंगा। क्वेश्चन 16 जिन बच्चों ने किया है वो बड़े इत्मीनान से तसल्ली के साथ अपने नोटबुक में काम चेक करेंगे। August 1st 2015 I am reading question number 16. Examination question 16 on August 1st 2015 Tariq and Wahid agreed to form a partnership firm with the name of TW Construction Company. प्यारे बच्चों, तारिक और वाहिद ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा TW कंस्ट्रक्शन कंपनी। और तारिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया कैश 2 लाख रुपीस और तारिक बिजनेस में लेकर आया एक बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 4 लाख रुपीस। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन करूंगा और मैं देखूंगा कि आपके जवाब क्या आते हैं। 2 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट किया कैश की शक्ल में और वो एक बिल्डिंग भी लेकर आ रहा है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 4 लाख रुपीस विथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीस 1,20,000। बिल्डिंग की ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख रुपीस, उस पर डेप्रिसिएशन हो चुका है, एक्यूमुलेटेड माने टोटल डेप्रिसिएशन हो चुका है कितना, 1,20,000। आपको तो अंग्रेजी पढ़ने का बहुत शौक है, आप पूरी पढ़ चुके होंगे शायद, मैं नहीं पढ़ रहा भाई, मैं तो रुक रुक के समझ के पढ़ता हूँ और आपसे भी ऐसे ही चाहता हूँ कि आप पढ़ें। बिजनेस में कैश आया 2 लाख और एक बिल्डिंग लाया जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 4 लाख रुपीस और उस पर डेप्रिसिएशन यानी उसकी वैल्यू को तारिक ऑलरेडी कम कर चुका है। कितने रुपए तारिक, कितने रुपए कम कर चुका है इसकी वैल्यू? थैंक यू, 1,20,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तारिक के मुताबिक, अब आप सवाल समझेंगे तो आप सही जवाब देंगे, तारिक के मुताबिक इस वक्त बिल्डिंग की मौजूदा कीमत क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक्सीलेंट, जबरदस्त, खुश रहिए प्यारे बच्चों। तो ये कौन सी वैल्यू कहलाती है इंग्लिश में? ये इंग्लिश में कहलाती है बुक वैल्यू। और क्या है ये? 2,80,000। यानी तारीख के मुताबिक उसकी बिल्डिंग ओरिजिनल 4 लाख की है, 1,20,000 वो इसकी वैल्यू को कम कर चुका है और अब इसकी कीमत उसके मुताबिक बनती है 2,80,000। लेकिन आगे लिखा है एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ रुपीज 3 लाख। लो भाई, सारी बातें ही खत्म हो गई, बिल्डिंग की वैल्यू पे भेज दी, बिल्डिंग की ओरिजिनल वैल्यू पे भेज दी, लानत। बिल्डिंग के ऊपर होने वाले डेप्रिसिएशन पे भी भेज दी, लानत। सर क्यों भेज दी? अब ये हमारे किसी काम की नहीं है बातें। क्यों? क्योंकि दोनों राजी हैं। कौन दोनों? तारिक और वाहिद। किस बात पे राजी हैं? कि बिल्डिंग की वैल्यू होनी चाहिए कितने रुपए? 3 लाख। तो बिल्डिंग 10 लाख रुपए की थी, बिल्डिंग के ऊपर 6 लाख रुपए डेप्रिसिएशन हुआ था, बिल्डिंग 2 करोड़ रुपए की थी, उसके ऊपर 1 करोड़ डेप्रिसिएशन हुआ था। अब हमें किसी वैल्यू से कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि जब दोनों है राजी तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते काजी। तो क्या करना है? सिर्फ 3 लाख रुपए को हमने कंसीडर करना है। 4 लाख भी किसी काम का नहीं है और 1,20,000 भी किसी काम का नहीं है। तारिक अपनी बिल्डिंग को कितने का कहता था? तारिक ने उसकी वैल्यू क्या कम की थी? क्या हम आज तारिक के लिए अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं? जल्दी से जवाब दें सोच समझ के। क्या हम तारिक के लिए अकाउंटिंग करेंगे? हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, नहीं, हम किसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं? TW कंस्ट्रक्शन के लिए, जो दोनों ने मिलकर फर्म बनाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहेंगे TW कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंग आई बस वो 3 लाख रुपए की है, वो पुराने वाले के पास कितने की थी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन हुआ था, हमें उन बातों से गर्ज नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे पूरा भरोसा है जिन बच्चों ने एंट्री बनाई क्वेश्चन नंबर 16 में, पहले जर्नल एंट्री बनानी थी, आप सब लोगों ने पहली एंट्री बनाई, कैश डेबिट 2 लाख रुपीस और बिल्डिंग डेबिट 3 लाख रुपीस और 5 लाख रुपीस से आपने तारिक कैपिटल को क्रेडिट किया है और एंट्री बनाई है आपने 2015 अगस्त 1 को। इसके बाद मेरे बच्चों, वाहिद ने इन्वेस्ट किया फर्नीचर 1,20,000 रुपए का और बिल्डिंग लगाई 80,000 रुपए की और सफिशिएंट कैश का मतलब होता है जरूरत के मुताबिक इतना कैश लगाया कि उसका कैपिटल इक्वल हो जाए। सर किसके इक्वल हो जाए? इक्वल टू दैट ऑफ तारिक, कि उसका कैपिटल बराबर हो जाए किसके? तारिक के। तो जल्दी बताओ तारिक कितने का मालिक बना था? टाइम कम है। तारिक मालिक बना था 5 लाख रुपए का, है ना।
तो इसका मतलब है अगर वाहिद भाई ने 1,20,000 का फर्नीचर लगाया, 80,000 की बिल्डिंग लगाई, तो ये दोनों चीजें मिला के वाहिद भाई कितने के मालिक हैं? 2 लाख रुपए के। जबकि वाहिद भाई चाहते हैं कि वो किसके बराबर के मालिक बने? तारिक भाई के। तो वो और क्या लेकर आएंगे बिजनेस में? और क्या लेकर आएंगे बिजनेस में? कैश लेकर आएंगे। और कितना लेकर आएंगे मेरे प्यारे बच्चों? 3 लाख रुपए। बेहतरीन हो गया, जबरदस्त हो गया। एंट्री समाप्त फरमाइएगा। सेकंड एंट्री जो आपने बनाई, डेट सेम है 2015 अगस्त 1। एंट्री नंबर 2 या बी, और आपने एंट्री बनाई फर्नीचर डेबिट 1,20,000, बिल्डिंग डेबिट 80,000 एंड कैश डेबिट 3 लाख रुपीज, और क्रेडिट में आपने लिख दिया वाहिद कैपिटल 5 लाख रुपीज। इसके बाद रिक्वायर्ड बी के मुताबिक इनिशियल बैलेंस शीट बनानी थी फर्म की। इसी दिन जिस दिन पार्टनरशिप बनी है, आप सब बैलेंस शीट बनाना जानते हैं। मैं जल्दी जल्दी नाम लेके अमाउंट कंफर्म करता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं। मेरे मुताबिक आपने सबसे पहले लेफ्ट साइड पर एसेट्स, वैसे तो आपने रसूमात अंजाम दी होंगी। रसूमात क्या होती हैं? बिजनेस का नाम ईडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी, सेकंड लाइन में बैलेंस शीट, थर्ड लाइन में एज ऑन अगस्त 1, 2015, फोर्थ लाइन में आपने लेफ्ट साइड पे लिखा एसेट्स। एसेट्स में आपने सबसे पहले लिखा करंट एसेट। करंट एसेट में सबसे पहला नाम आया कैश। कैश की अमाउंट यहां पर थी क्या जी? कितनी? 2 लाख। और सेकंड एंट्री में भी कैश आया। आप अपने जर्नल में देखें अगर आपने काम किया हुआ, और नहीं काम किया हुआ तो क्वेश्चन में देख लें। मैं भी तो बगैर जर्नल के कॉल कर रहा हूँ। तो 2 लाख और 3 लाख, कैश कितना हो गया? 5 लाख। सब बच्चों ने बैलेंस शीट में कैश करंट एसेट में 5 लाख रुपीज लिखा है। इसके बाद हमें और कोई करंट एसेट नजर नहीं आ रहा, तो हमने कहा बस यही करंट एसेट है 5 लाख। अब हमने कहा नॉन करंट एसेट लिखते हैं। नॉन करंट एसेट में पहला नाम बिल्डिंग। बिल्डिंग पहली एंट्री में कितनी लिखी थी? 3 लाख। और दूसरी एंट्री में बिल्डिंग और आई कितनी? 80,000। टोटल बिल्डिंग की अमाउंट हो गई 3,80,000। उसके बाद आपने कहा और कौन सा नॉन करंट एसेट है? जी हाँ, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का? 1,20,000 रुपए का। मेरे बच्चों, एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स का टोटल बना 5 लाख रुपए। नॉन करंट एसेट का टोटल भी बना 5 लाख, करंट एसेट का टोटल भी 5 लाख, एसेट साइड का टोटल बना 10 लाख। इक्विटी साइड पर आए, कहा कोई लाइबिलिटी नहीं है आज, तो कहा अब क्या लिखें? कहा डायरेक्ट ओनर्स इक्विटी लिख देते हैं, पार्टनर्स इक्विटी लिख देते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर का नाम क्या है? तारिक। तारिक कैपिटल लिखा एंट्री से देखकर 5 लाख रुपीज। वाहिद कैपिटल लिखा एंट्री से देखकर 5 लाख रुपीज। और इस तरह दोनों साइडों का टोटल 10 लाख रुपीज बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ रहा हूँ। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो बेफिक्र होकर पूछ लीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाज उड़ाना पड़ेगा, वरना इस तरह तो बहुत दिन लग जाएंगे इतने आसान चैप्टर को पढ़ने में। गनी, आसिफ और इमरान ने पार्टनरशिप बनाई मार्च 31, 2017। डेट मिल गई तो इसका मतलब है अब इस दिन एंट्री बनेगी। अगर आगे उसने कोई और डेट मेंशन नहीं की तो सारी एंट्री इसी डेट पर बनाएंगे। कौन कौन बना रहा है पार्टनरशिप? याद रहे आज कितने लोगों का? 3, गनी, आसिफ और इमरान। गनी कंट्रीब्यूटेड कैश 7 लाख रुपीज। लो भाई, सबसे पहला काम तो आसान हो गया। पहली एंट्री। अब बनाना क्या था इस क्वेश्चन में? नेसेसरी एंट्रीज बनानी थी, और बस कुछ भी नहीं बनाना था, सिर्फ एंट्रीज बनानी थी रिक्वायर्ड के मुताबिक। ठीक है, तो मेरे मुताबिक आप सब लोगों ने सबसे पहले लिखा जर्नल का फॉर्मेट बनाया। बिजनेस का कोई नाम क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, तो मेरे बच्चों आप सबने डायरेक्ट पहली एंट्री बनाई 2017 मार्च 31, और कैश डेबिट और गनी कैपिटल क्रेडिट 7 लाख रुपए। सेकंड एंट्री के बारे में पढ़ूंगा और फिर एंट्री बोलूंगा। आसिफ इन्वेस्टेड बिल्डिंग विच ही परचेज अ फ्यू इयर्स अगो 1 लाख रुपीज। आसिफ भाई ने एक बिल्डिंग लगाई बिजनेस में, जो कि उन्होंने खरीदी थी कुछ साल पहले। कितने रुपए की? 1 लाख रुपए की। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 7 लाख। और इस वक्त बिल्डिंग की मौजूदा कीमत क्या है मार्केट में? उसके मुताबिक नहीं, मार्केट में अगर बिल्डिंग को बेचे ना कौन? आसिफ, तो 7 लाख रुपए की चल रही है। बट पार्टनर्स एग्रीड टू अ वैल्यू ऑफ रुपीज कितना? 6 लाख। बट तीनों पार्टनर ने मिलकर कहा कि हम बिल्डिंग को कितने रुपए का लिखेंगे बिजनेस में। तो फिर दोबारा वही वाली बात हो गई। आसिफ ने बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? भेज दी इस पे भी लानत। करंट मार्केट वैल्यू बिल्डिंग की क्या है? 2 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 25 लाख रुपए हो, इससे भी अब हमें गर्ज। सर ये क्या बात हुई? गर्ज क्यों नहीं है? क्योंकि अब उन्होंने कौन सी वैल्यू दे दी मेरे बच्चों? इतनी देर कौन सी वैल्यू दे दी उन्होंने? उन्होंने वैल्यू दे दी एग्रीड। और जब एग्रीड वैल्यू गिवन हो तो फिर हमें सिंपल एग्रीड वैल्यू लेनी है। लेकिन याद रहे
किस चीज की एग्रीड वैल्यू है? ये नॉन करंट एसेट की, बिल्डिंग की, फर्नीचर की, मशीनरी की। ये याद रहे, ऐसा नहीं कि आप रट्टा लगा लें और बस फिर वही लिखें। ओके, तो बिल्डिंग की आप वैल्यू नए बिजनेस में क्या लिखी जाएगी? 6 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं एंट्री बना देता हूँ इसकी भी। क्या एंट्री बनाई मैंने कहा बिल्डिंग डेबिट कितने रुपए से? 7 लाख, 1 लाख नहीं, बिल्डिंग डेबिट 6 लाख। और कौन लेकर आया? आसिफ भाई लेकर आए। आसिफ कैपिटल क्रेडिट 6 लाख। गनी भाई मालिक बने 7 लाख के, आसिफ भाई मालिक बने 6 लाख के, याद रखना। चलिए भाई, इमरान भाई की बारी आ गई। इमरान बॉट अ डिलीवरी ट्रक। बॉट मैंने गलत पढ़ा, ब्रॉट लिखा हुआ है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म। इमरान ब्रॉट अ डिलीवरी ट्रक। इमरान बिजनेस में लेकर आया एक डिलीवरी ट्रक जिसकी वैल्यू एग्री की पार्टनर्स ने कितने रुपए? 5 लाख। तो अब आप खुद बताएं, उसने आपको उलझाया ही नहीं। इमरान के मामले में उसने कितना आसान जुमला लिख के दे दिया। उसने ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि इमरान का ट्रक ओरिजिनल कितने का था, इमरान ने कितनी उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट कर दिया था, इमरान के मुताबिक उसका ट्रक अब कितने का है। ये सब बातें उसने बताई नहीं है। दोबारा कह रहा हूँ, ना ट्रक की ओरिजिनल कॉस्ट गिवन है, ना ट्रक पे होने वाला डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और ना ट्रक की बुक वैल्यू गिवन है। तो फिर कौन सी वैल्यू गिवन है? अब चाहे ये मार्केट वैल्यू के बराबर हो, चाहे ये बुक वैल्यू के बराबर हो, चाहे ये ओरिजिनल कॉस्ट के बराबर हो, हमें इस बात से बिल्कुल भी गर्ज नहीं है। वजह, क्योंकि हमें कौन सी वैल्यू दे दी? एग्रीड वैल्यू। और जब एग्रीड वैल्यू दी हुई हो तो मैंने आपसे अर्ज किया कि आप सिंपल एग्रीड वैल्यू से एंट्री बनाएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूँ एक बात हो रही है नॉन करंट एसेट की। जब करंट एसेट की बात करूंगा तो सिनेरियो चेंज होगा। ओके, तो अब तीसरी एंट्री आप लोगों ने बनाई क्या? डिलीवरी ट्रक डेबिट या व्हीकल्स डेबिट। सुना आपने मैंने क्या कहा? डिलीवरी ट्रक डेबिट या व्हीकल्स, VEHICLES, व्हीकल्स डेबिट। और कौन लेकर आया? इमरान। तो इमरान कैपिटल क्रेडिट कितना? 5 लाख रुपए। ये 3 एंट्री बन गई प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब हो सकता है आप में कोई बहुत चैंपियन हो, और हैं डेफिनेटली, जिन्होंने ये वाली लाइन पहले से पढ़ ली हो और उन्होंने एंट्रीज अपने अंदाज से बनाई हो। अब उन्होंने क्या बनाई है मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैंने कहा ना, आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे पूरी क्लास जिंदा रहे और समझ ले। इट वॉज डिसाइडेड। अच्छा, आपसे मैं पूछता हूँ, देखता हूँ आपको याद है या नहीं। गनी कितने का मालिक बना था बताएं? गनी कितने का मालिक बन चुका है? गनी कितने का मालिक बन चुका है? ओके, थैंक यू। आसिफ भाई कितने के मालिक बन चुके हैं? आसिफ भाई कितने के मालिक बन चुके हैं? वेरी गुड। और इमरान कितने का मालिक बन चुका है? अब अंग्रेजी पढ़ लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच पार्टनर वुड हैव इक्वल कैपिटल। क्या फैसला किया गया? कि तमाम पार्टनर्स की कैपिटल बराबर बराबर होने चाहिए। सो आसिफ एंड इमरान वुड ब्रिंग एडिशनल कैश टू हैव कैपिटल इक्वल टू दैट ऑफ गनी। अब वो पैसे लेके नहीं जाएंगे, गनी पैसे नहीं निकालेगा। गनी ये नहीं बोलेगा ओहो मैं तो 7 लाख रुपए ले आया, चलो मैं 1 लाख रुपए निकाल लेता हूँ। नहीं, गनी 7 लाख रुपए लेके आया है, तो आसिफ और इमरान ने कहा कि हम अपना जितना भी पैसा कम पड़ रहा है हम उतना क्या लेकर आ जाएंगे? कैश, ताकि हम भी किसके बराबर के मालिक बन जाए? गनी के। तो बताओ पहले पैसे कौन लेकर आया? आसिफ। कितने रुपए लाया आसिफ? फोर्थ एंट्री कॉल करूंगा मैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फोर्थ एंट्री बनाई कैश डेबिट, और आसिफ कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपए से। अगेन कैश डेबिट, आसिफ कैपिटल क्रेडिट 1 लाख रुपीज। ये फोर्थ एंट्री है। सर कंपाउंड नहीं बना सकते? इमरान का भी कैश इसी में लिखना है। यार मुझे क्यों एतराज होगा? मैं तो जानबूझ के अलग अलग पुकार रहा हूँ ताकि यहाँ बैठा हुआ हर बच्चा पढ़ ले, उसे समझ आ जाए। वैसे ही ऑनलाइन से लोगों की जान निकल रही है, तो अब कम से कम समझ तो आए कि टीचर क्या बोल रहा है। वरना कंपाउंड बनाऊंगा तो यहाँ 3-4 ही ज़हीन लोग हैं जो समझ पाएंगे मेरी बात। तो मैंने पहली एंट्री बनाई, चौथी फोर्थ एंट्री कैश डेबिट आसिफ कैपिटल क्रेडिट 1 लाख। और फिर मैंने कहा अब किससे कैश मंगवाऊं? इमरान से। इमरान कितना कैश लाएगा? वेरी गुड, एक्सीलेंट, 2 लाख रुपए। तो मैंने कहा कैश डेबिट इमरान कैपिटल क्रेडिट 2 लाख रुपए। ज़हीन लोगों के लिए एक जुमला कहने लगा हूं, अगर आप फोर्थ और फिफ्थ एंट्री को मिला के बनाना चाहते हैं कंपाउंड एंट्री, तो आप एंट्री बनाएंगे कैश डेबिट 3 लाख, आसिफ कैपिटल क्रेडिट 1 लाख, इमरान कैपिटल क्रेडिट 2 लाख। बस इससे आसान नहीं कर सकता मैंने एंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह सारी बता दी। इस क्वेश्चन में हमें एंट्री ही बनानी थी और कुछ नहीं बनाना था। आई होप जिन्होंने काम कर लिया
अल्लाह के हुक्म से उनका काम ठीक भी होगा, अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, आपका शुमार भी इंसानों में ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप करेक्शन कर लें या बाद में वीडियो देख के करेक्शन कर लीजिएगा। अब हमें जाना है अगले क्वेश्चन की जानिब। हम आ गए प्रॉब्लम नंबर 10 पर। अगर आप बुक में प्रॉब्लम नंबर 10 पर आ जाएं, क्वेश्चन नहीं बोला मैंने, प्रॉब्लम बोली है। प्रॉब्लम जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है हम सॉल्व क्वेश्चन पर मौजूद हैं, जिसका सॉल्यूशन हमें वहां नजर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा अगेन फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको फिर होमवर्क भी असाइन करना है। अगर समझाने समझाने में ही क्लास खत्म हो गई तो फिर आप इसको सॉल्यूशन को देखेंगे कब? तो सॉल्यूशन नीचे मौजूद है। मैं पूरा ब्लाइंड ट्रस्ट करता हूं आप पे कि आप अभी सॉल्यूशन नहीं देख रहे, आप सिर्फ सवाल मेरे साथ पढ़ेंगे। आज के सवाल की खासियत क्या है पहले ये समझ लें। इससे पहले जितने सवाल पढ़े वहां बिजनेस शुरू कर रहे थे दोनों पार्टनर मिलकर, है ना? दोनों पार्टनर अपने अपने घरों से कुछ ला रहे थे, यस और नो? दोनों पार्टनर अपने घरों से कुछ ना कुछ ला रहे थे। कोई कैश ला रहा था, कोई मर्चेंडाइज ला रहा था, कोई फर्नीचर ला रहा था, कोई बिल्डिंग ला रहा था। ठीक है, थैंक यू। आप लोग साथ हैं ना मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, आज के सवाल की खासियत क्या? आओ प्रॉब्लम नंबर 10 पढ़ना शुरू करता हूँ। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी सोल ट्रेडर्स हैं। सर ये क्या होते हैं? सोल ट्रेडर याद है कौन होता है? अकेले कारोबार चलाने वाला। अजमीर आप हमारे साथ हैं? ए और बी सोल ट्रेडर्स यानी अकेले अकेले कारोबार करने वाले। आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली, जाहिलीन के लिए खास तौर पर उसने बता दिया आर डूइंग बिजनेस सेपरेटली। क्या मतलब हुआ? दोनों अलग अलग कारोबार कर रहे थे। एक ही गली के एक कोने पे ए भाई की दुकान थी, दूसरे कोने पे बी भाई की दुकान थी। जनवरी 1 2001 को दोनों की बैलेंस शीट है। सर बैलेंस शीट यानी दोनों के बिजनेस की पोजीशन ये है। किस दिन? जनवरी 1 को। क्या पोजीशन है आइए देखते हैं। ए के पास कैश है इतना, ए ने लोगों से पैसे लेने हैं 64,000। उसके पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, जो वो माल खरीद के लाया, क्या करने के लिए? बेचने के लिए, जिसका उसके पास जखीरा है 80,000 का है। ऑफिस सप्लाईज उसके पास 4,000 की है। उसके पास ऑफिस फर्नीचर है, किसके पास? ए के पास। कितने का है? 1,60,000। और वो अपने फर्नीचर की वैल्यू को ऑलरेडी क्या कर चुका है? बोलो। वो अपने फर्नीचर की वैल्यू को ऑलरेडी क्या कर चुका है? बताओ। जो फर्नीचर 1,60,000 का है वो उसे डेप्रिशिएट कर चुका है, वो उसे कम कर चुका है। कितने रुपए कम कर चुका है? वो डिक्रीज कर चुका है। एक्सीलेंट। कितने रुपए डिक्रीज कर चुका है उसकी कीमत को? 88,000। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी उसके फर्नीचर की वैल्यू क्या है, तो आप 160 में से 88 माइनस करके मुझे जवाब देंगे सर 72,000 रुपीज। चेक कर लीजिएगा। बहरहाल ये तो 72 तो बनी बुक वैल्यू। अब आगे बढ़ता हूँ। सी क्या लिखा है? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। कितने बच्चों को पता है अलाउंस फॉर बैड डेट्स? चलिए सिर्फ इतना ही बता दें कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर क्या है, बस। सेकंड, आप फर्स्ट ईयर में इसके ऊपर एक एडजस्टिंग एंट्री पढ़ते हैं। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। अब अगर आपने एडजस्टिंग नहीं पढ़ी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा, तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन क्या करें, मिलके इस नुकसान को बर्दाश्त करना है सबने। चलें ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। जो पैसे रिकवर नहीं हो सकते, यानी इसका मतलब है कंफर्म हो गया कि अब ये पैसे नहीं मिलेंगे। आपके जुमले से मुझे ये लग रहा है कि अब ये कंफर्म हो गया कि ये नहीं मिलेंगे, रिकवर नहीं हो सकते का मतलब तो यही हुआ। SH144 थैंक यू सो मच, आपने मुझे इसकी नेचर बताई, जज़ाकुमुल्लाह। अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी इनकी नेचर बोलता हूँ। नहीं मेरा बेटा, ऐसा नहीं है, ये रिकवर नहीं हो सकते नहीं। हमें इसका सही तर्जुमा है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमें लगता है, जो हमें अंदाजा है, हमें लगता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, हमें महसूस होता है कि इन फ्यूचर शायद हमें 5,600 ना मिले। कौन कह रहा है ये बात कि उसे 5,600 नहीं मिलेंगे? कौन कह रहा है ये बात कि उसे 5,600 रुपए नहीं मिलेंगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब जरा जल्दी जल्दी देखते हैं। ये सब चीजें बी के पास भी हैं, ठीक है, कोई नई बात नहीं है। बस मुझे इतना बता दो, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस फर्नीचर, इनकी नेचर यहां से लेके यहां तक, इनकी नेचर। बेटा सोच समझ के लिखा करो मेरा बच्चा, आपके जवाबात बहुत अहमियत रखते हैं।
मैंने कहा कैश से लेके ऑफिस फर्नीचर तक जितने अकाउंट हैं इनकी नेचर, तो करेक्ट आंसर है एसेट्स। करेक्ट आंसर है एसेट्स, करंट एसेट नहीं, एसेट। सर क्यों करंट क्यों नहीं? अरे भाई ऑफिस फर्नीचर नॉन करंट एसेट होता है मेरा बेटा। अच्छा, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, जल्दी बताएं, शाबाश। नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, साइड नहीं पूछ रहा, नेचर पूछ रहा हूं, नेचर। कॉन्ट्रा एसेट, एक्सीलेंट इसका। ओके, तो फिर अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर भी क्या है? सर ये होता क्या है, मैं इस पे एक लाइन दोबारा कहता हूँ, वो अमाउंट जो हमें लगता है कि शायद हमें रिसीव ना हो, लगता है का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कीमती है, प्लीज इसे कहीं लिख लें। अलाउंस फॉर बैड डेट्स में ये अमाउंट रखिए 5,600। सर क्या है समझ नहीं आ रहा, चलो मैं दोबारा कहता हूँ। बताओ ए ने लोगों से कितने रुपए लेने हैं? ए ने लोगों से लेने हैं 64,000। ए को लगता है कि 64,000 में से उसे शायद ना मिले। भाई वो चाहता तो यही है, उसकी तमन्ना है, उसकी ख्वाहिश है कि उसे 64,000 पूरे मिले, क्योंकि जितने पैसे उसके पास लेने का राइट है वो सारे उसे मिलने चाहिए। लेकिन इत्तेफाक से एक कस्टमर पाकिस्तानी है, प्राउड पाकिस्तानी, जब फोन करता है ए उसे, वो कहता है हाँ यार आऊंगा, पैसे लाऊंगा, आऊंगा पैसे लाऊंगा, यानी मुस्तकिल पहना रहा है टोपियां, कह रहा है हाँ हाँ आऊंगा पैसे लाऊंगा, लेकिन आ ही नहीं रहा। तो अब मिस्टर ए के दिल में शक आएगा, डाउट आएगा, वो सोचेंगे यार ये ए मुझे लग रहा है इससे मुझे पैसे शायद ना मिले। तो क्या ए फोन करके बोल देगा उस शख्स को कि अब तुम नहीं आना, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी मैंने? नहीं ना, ये अपने दिल में सोचेगा, अकाउंटिंग उसे अलाउ कर रही है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में पैसे नहीं मिलेंगे तो ये तुम्हारा नुकसान है, और इस नुकसान को तुम किस अकाउंट में रखो? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। यानी तुम कह रहे हो तुम्हें लेने तो 64,000 है, लेकिन तुम्हें जितने नहीं मिलेंगे असल में ये तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को क्या करेंगे? बोलो जी, जितने तुम्हें नहीं मिलेंगे ये तुम्हारे अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को क्या करेंगे? कम करेंगे, है ना? तुम्हें लेने तो 64 हैं, लेकिन तुम्हें लगता है शायद तुम्हें 5,600 ना मिले, तो इसका मतलब है ये अलाउंस फॉर बैड डेट्स अकाउंट रिसीवेबल की वैल्यू को क्या करता है? कम। तो अब तो बता दो इसकी नेचर क्या है सब लोग, अब तो बता दो इसकी नेचर क्या है, शाबाश। इसकी नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, यानी इसकी नेचर भी कॉन्ट्रा एसेट, फटी हुई आंखों से देख लो। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर भी कॉन्ट्रा एसेट, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर भी कॉन्ट्रा एसेट, बट जमीन आसमान का फर्क। ये कॉन्ट्रा एसेट है किसका? ऑफिस फर्नीचर का। ऑफिस फर्नीचर 1,60,000 का ओरिजिनल है और उसकी वैल्यू इतने रुपए कम कर चुके हैं, अंदाजा नहीं लगा रहे, कम कर चुके हैं। हम कह रहे हैं हमारा फर्नीचर 88,000 से इसकी कीमत कम कर दी हमने, और यहां हम लगा रहे हैं, बोलो क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? हम लगा रहे हैं अंदाजा, एस्टिमेशन, सोच रहे हैं कि हमें इतना नुकसान हो सकता है, अभी नुकसान हुआ नहीं है। जबकि यहाँ हम कह रहे हैं इतने रुपए खर्चा हो गया, हमारे फर्नीचर की वैल्यू इतने रुपए कम हो गई, तो ये हम कह रहे हैं खर्चा हो गया, और ये हम कह रहे हैं फ्यूचर में नुकसान हो सकता है। ओके, आखिरी पॉइंट है अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल की नेचर है लायबिलिटी। सर ये सब चीजें कैसे आ गई इतनी सारी अचानक? पहले तो इतने आसान आसान सवाल थे बेटा। पहले वो दोनों बिजनेस शुरू कर रहे थे जीरो से, वो अपने अपने कारोबार नहीं चला रहे थे। अब के सवाल की खासियत क्या है? दोनों अपने अपने कारोबार ऑपरेट कर रहे हैं और दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि वो एक नया कारोबार शुरू करें, दोनों मिलाकर। ये बात कहाँ डिसाइड हुई, आज अब ये पढ़ लेता हूँ। January 1st 2001 दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। इस दिन उन्होंने कहा क्या एक ही मोहल्ले में दो दुकानें चला रहे हैं, ऐसा करते हैं दोनों अपनी अपनी दुकानें मिला लेते हैं, बाय मर्जिंग देयर बिजनेस। द एसेट एंड लायबिलिटीज वर टेकन एट द अबव बुक वैल्यू। एसेट और लायबिलिटीज को लिया गया, कहाँ लिया गया? वो जो नया वाला कारोबार उन्होंने मिला के बनाया, किसने? ए और बी ने। ए ने कहा आज से मेरे एसेट मेरे नहीं है, बी ने बोला आज से मेरे एसेट मेरे नहीं है। तो क्या बी के एसेट ए के हो गए, ए के एसेट बी के हो गए? नहीं, दोनों ने अपने अपने बिजनेस के तमाम चीजों को उठाकर एक नया कारोबार, जो कि किस बेसिस पर बनाया? पार्टनरशिप की बेसिस पर, अपनी सारी चीजों को उस बिजनेस में ले आए। तो क्या क्या लेकर आए? फटी हुई आंखों से एक बार देखना, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। नजर आ गया क्या क्या लेकर आए?
एसेट और लायबिलिटीज वर टेकन ओवर कौन सी वैल्यू पर? मौजूदा कीमत पर। पार्टनरशिप में लेकर आए नई वाली। और इसके बाद जो अगला जुमला है वो बाद में पढ़ेंगे। अब देखो रिक्वायर्ड में क्या लिखा है, गिव द नेसेसरी एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी एज ऑन जनवरी 1, 2001। सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्या सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि इन दोनों ने बिजनेस किस नाम से शुरू किया? यस और नो? बिजनेस किस नाम से शुरू किया सवाल में कहीं लिखा हुआ है? नहीं बताया हुआ। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जर्नल में डैश 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 फर्म, सेकंड लाइन में लिखेंगे जर्नल, उसके बाद डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम, और फिर डेट आएगी 2001 जनवरी 1। सबसे पहले किसको वेलकम करें बोलो? सबसे पहले किसे वेलकम करें? सबसे पहले किसके बारे में एंट्री बनाए बोलो? सबसे पहले किसके बारे में? मिस्टर ए के बारे में एंट्री बनाते हैं। ठीक है भाई, प्लीज समझिए ना बात को मेरे बच्चों। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं सबसे पहले किस चीज के बारे में एंट्री बनाएं। तो हाजिर दिमाग तो रहे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं किस चीज को डेबिट करें, यानी किस को वेलकम करें। तो वेलकम तो इंसान को किया जाता है, कैश को तो वेलकम नहीं करेंगे ना, बोलेंगे आओ कैश वेलकम, खुश आमदीद, आओ आओ, नहीं ना, इंसानों को वेलकम किया जाता है। तो मिस्टर ए को कहेंगे ओके मिस्टर ए आप अपनी चीजें पहले ले आओ। सर अगर मैं मिस्टर बी को पहले ले आऊं कोई मसला नहीं है, तो अब मैं मिस्टर ए को डेबिट कर दूं क्या? नहीं, मिस्टर ए अपने बिजनेस की चीजें लेकर आएंगे। तो मिस्टर ए बिजनेस में सबसे पहले क्या लेकर आए? कैश। कितना? 32,000। तो पहली एंट्री, अभी नीचे आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा, अब मैं कहना शुरू कर रहा हूं कैश डेबिट 32,000 रुपीज। सर डेबिट क्यों हुआ? जल्दी से जवाब दो, डेबिट क्यों हुआ बोलो? है किसी के पास जवाब? डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि कैश की नेचर एसेट। तो सर ये डेबिट क्यों हो रहा है? ये तो ए के पास से जा रहा है, ए के बिजनेस से तो जा रहा है ना, तो क्या मैं ए के बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहा हूं? एक्सीलेंट, क्योंकि कैश नए वाले बिजनेस में आया है, ए के बिजनेस से गया है। मैं ए के बिजनेस के लिए अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहा, मैं अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं किसके लिए? मिस्टर ए और बी ने मिलकर जो पार्टनरशिप बनाई। तो नए वाले बिजनेस में कैश आया, नेचर एसेट, बढ़े तो डेबिट। आओ चेक कर लें एंट्री नंबर 1 में, बस फटी में आंखों से जल्दी से देख के, नीचे कुछ नजर नहीं आ रहा आपको, सिर्फ ये देखें कैश 32,000 डेबिट हो गया। वापस आता हूँ, और क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल कितना है बोलो? 64,000। भाई अब इसके ऊपर ना तवज्जो चाहिए, इसके ऊपर 3 4 5 मिनट लग सकते हैं, अब तवज्जो देना। उसके बाद मैं फिर जहाज उड़ाऊंगा F-16 में, पहले बता रहा हूँ, इसलिए हाजिर दिमाग हो जाओ सब बच्चे, अब गौर से सुनो। और अगर नहीं समझ आए तो लेक्चर को 2 बार देखना, 3 बार देखना, मैं रिकॉर्ड कर वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्द अज जल्द, देख लेना। मिस्टर ए ने लोगों से पैसे लेने कितने हैं, सिर्फ ये जवाब दो, लेने कितने हैं? उसके पास पैसे लेने का राइट कितने रुपए का है? यस, उसे लगता है उसे 5,600 नहीं मिलेंगे, लेकिन उसे लेने तो हकीकत में कितने हैं? 64,000। तो वो कहेगा मेरे 64 अब मुझे नहीं मिलेंगे, किसे मिलेंगे? नए बिजनेस को। तो नए बिजनेस में अकाउंट रिसीवेबल में होगा इजाफा, नेचर एसेट, तो अकाउंट रिसीवेबल पूरा पूरा डेबिट होगा। ये देखो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ 64,000। मुझसे आगे मत बढ़ना प्लीज, मेरे साथ साथ चल लो। एक एंट्री समझ जाओगे तो दूसरी बी की एंट्री खुद ही बना लोगे अल्लाह के हुक्म से। सिर्फ मैं एक एंट्री समझाने में अगर कामयाब हुआ, समझाने में, रटवाने में नहीं, तो खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से समझ जाओगे। अच्छा अब अकाउंट रिसीवेबल तो डेबिट कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड एक चीज थी, बताओ क्या? अकाउंट रिसीवेबल से रिलेटेड एक चीज थी, बताओ क्या? अलाउंस फॉर बैड डेट्स। सर वो तो लिखा नहीं, लिखेंगे। अभी हम कौन सी चीजें लिख रहे हैं जो बिजनेस में डेबिट हुई। एंट्री बनाते हुए पहले सारे क्या लिखे जाते हैं? एंट्री बनाते हुए पहले सारी कौन सी चीजें लिखी जाती हैं? जो क्या हो रही हो, जो क्या हो रही हो। तो क्योंकि जो इससे रिलेटेड चीज है उसका नाम है अलाउंस फॉर बैड डेट्स, और उसकी नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट। एसेट बढ़े तो डेबिट, कॉन्ट्रा एसेट बढ़े तो क्रेडिट, है ना? तो इसका मतलब है अलाउंस फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट में लिखेंगे। अच्छा तो अभी मैं नहीं लिख रहा, अभी मैं सारे डेबिट डिसाइड कर रहा हूँ। मर्चेंडाइज की वैल्यू कितनी है? 80,000। कोई मर्चेंडाइज की एग्रीड वैल्यू नीचे गिवन नहीं है, तो मैंने इसे एज इट इज कॉपी किया। ये देखो मर्चेंडाइज 80,000 नजर आ गया। वापस ऊपर आओ, अब देखो क्या है, ऑफिस सप्लाईज कितने की है? 4,000। नीचे आओ जल्दी से देखो, 4,000 रुपये ऑफिस सप्लाईज डेबिट हुई है, नजर आ गया मेरे बच्चों? आओ वापस ऊपर आओ, अब देखो अगला नाम क्या है? ऑफिस फर्नीचर। ए के मुताबिक 1,60,000 का,
लेकिन ए ही कह रहा है मैं अपने फर्नीचर की वैल्यू ऑलरेडी क्या कर चुका हूं, कम। कितनी, 88। तो याद दिलाओ, ए का फर्नीचर बुक वैल्यू के मुताबिक कितने का बनेगा, ए का फर्नीचर बुक वैल्यू के मुताबिक कितने का बनेगा, 72 का। तो अब मैं, आप बताओ क्या 160 लिखो एंट्री में, यस और नो? नहीं लिखो। क्या 88,000 लिखो एंट्री में, नो? तो फिर क्या लिखो एंट्री में, बोलो शाबाश। कोई सॉल्यूशन देख रहा है तो वो बेवकूफी कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। 72,000, इसका मतलब है मैं अब तमाम बच्चों से बड़े अदब से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसको कान खोल के सुनना। मैंने फर्नीचर में से अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करके डायरेक्ट लिखा है नीचे, सही है? यानी जब मैंने इसमें से इसे क्या कर दिया, माइनस, तो अब ना मुझे ये वाली वैल्यू देखनी है 160 और ना मुझे 88 देखना है। मैं ऑफिस फर्नीचर कितने रुपए का लिखूंगा, 72 का। ये देखो, ऑफिस फर्नीचर डेबिट हुआ 72,000। तो जब मैंने 72 लिख दिया तो अब मुझे सोच के बताओ, क्या मैं एंट्री में 88,000 अब लिखूंगा? क्या मुझे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करना चाहिए अब? नो। सर क्यों नो? क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें से इसे क्या कर चुका हूं, लेस। तो अब इसे आप एंट्री में नहीं लिखेंगे। अच्छा, सारे डेबिट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीजें डेबिट हो गई और इसको हमने लिखना नहीं है। तो जरा अगला नाम देखना क्या लिखा है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। अच्छा, अब जब मैं इस लेवल पर आता हूं ना तो स्टूडेंट एक सवाल करता है। अब आप दिल में सवाल कर रहे होंगे अपने आप से, हिम्मत करके पूछ लेंगे मुझसे अगर दिल चाहेगा तो, सर आपने इसमें से तो इसे माइनस करवा दिया और आप कह रहे हैं इसे नीचे जर्नल में लिखना नहीं है। सर इसे भी माइनस करवा देते ना, इसमें से अकाउंट रिसीवेबल में से इसे भी क्या करवा देते, माइनस। भाई इसकी नेचर भी कॉन्ट्रा एसेट है और इसकी नेचर भी कॉन्ट्रा एसेट है, नजर आ रहा है ना? लेकिन इसे मैंने, इस 88 को मैंने इसमें से क्या करवा दिया, लेस। तो क्यों करवाया? और इसको मैंने इसमें से माइनस नहीं करवाया, तो क्यों नहीं करवाया, इसका जवाब दे रहा हूं। क्योंकि ये 88,000 रुपीज नुकसान हो, 88,000 से हम अपने फर्नीचर की वैल्यू को कम, जुमला कंप्लीट करो शाबाश, हम 88,000 से अपने फर्नीचर की वैल्यू को कम कर चुके हैं, एक्सीलेंट, कर चुके हैं, एक्सीलेंट। जबकि 64,000 हमने आज भी लेने हैं, दुआ यही है कि मिल जाए पूरे 64, लेकिन लगता है कि शायद नहीं मिलेंगे। कितने? तो ये नुकसान अभी हुआ, ये नुकसान अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए इसे रिकॉर्ड किया जाएगा नए बिजनेस में। तो चलो चेक करो और बताओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स की नेचर कॉन्ट्रा एसेट, तो ये कहाँ लिखा जाएगा, कौन सी साइट पर, जल्दी बताओ शाबाश, वक्त खत्म हो रहा है। तो देखो आओ, अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों 5,600, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहीं लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। उम्मीद करता हूँ आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से समझ भी रहे हैं। एक एक अमाउंट वेरीफाई करवाई है और उम्मीद करता हूँ अलाउंस फॉर बैड डेट समझ आ गया। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो नुकसान हो गया तो उसे कर दिया डायरेक्ट माइनस। लेकिन अकाउंट रिसीवेबल में से अलाउंस फॉर बैड डेट्स को माइनस नहीं करना, आप भी पेपर में ऐसे ही करोगे। समझ आ गई मेरी बात? बच्चा ये खुद ही सवाल सोचता है दिमाग में, आप नहीं सोच रहे तो ये तो आपकी अजमत है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल आए कि सर ने इसे तो माइनस करके लिखवाया और इसे माइनस नहीं करवाया, क्योंकि ये नुकसान हो चुका है, हम अपने फर्नीचर की वैल्यू कम कर चुके हैं और ये हम सोच रहे हैं कि फ्यूचर में नुकसान होगा, खुदा ना खास्ता। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह सारे एसेट डेबिट हो गए और एक कॉन्ट्रा एसेट क्रेडिट हो गया। वापस आओ सवाल पर, अब देख के बताना और क्या है मिस्टर ए के पास। अकाउंट पेएबल लायबिलिटी, किसकी लायबिलिटी है ये वैसे, किसकी लायबिलिटी है ये वैसे, मिस्टर ए की। लेकिन अब ये लायबिलिटी मिस्टर ए की रही नहीं। सर क्यों? अरे मिस्टर ए ने अपने सारे एसेट कर दिए पार्टनरशिप फर्म के नाम, तो बोला लायबिलिटी भी मैं नए बिजनेस में लेके आ रहा हूं, ये पैसे अब मैं खुद अदा नहीं करूंगा, हमारा बिजनेस अदा करेगा। तो बोलो बिजनेस की लायबिलिटीज में हुआ
इजाफा, लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। क्या बोला? लाइबिलिटी बढ़े तो हमेशा क्रेडिट। चेक कर लो 64,000 क्रेडिट में लिखा हुआ आ गया 64। अब सर ये कैसे आया 182? सिंपल, सारे डेबिट को प्लस करो और ये दोनों क्रेडिट को माइनस कर दो। क्या बोला? सारे एसेट को प्लस करो और ये दोनों क्रेडिट को माइनस कर दो। यूं भी कह सकता हूं ये सारे थे एसेट, ये था कॉन्ट्रा एसेट, तो एसेट में से कॉन्ट्रा एसेट को क्या करना चाहिए? लेस। और एसेट में से लायबिलिटी को भी अगर करूं लेस तो क्या चीज बचेगी मेरे पास? बोलो। एसेट में से लायबिलिटी लेस करूं, अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है ना फर्स्ट ईयर में। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करूं, क्या बचता है? कैपिटल। तो किसका कैपिटल पता चल गया? बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह ए का कैपिटल पता चल गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये एंट्री समझ आ गई है। अब दूसरी एंट्री क्या है? उन्होंने कहा ए और बी ने फैसला किया कि नई पार्टनरशिप में ए का कैपिटल 2 लाख होगा और बी का 1,80,000। ए का कितना होगा? 2 लाख, बी का होगा 1,80। तो क्योंकि ए मालिक बन चुका है कितने का? 182। तो 2 लाख में से 182 माइनस करो। क्या बोला? 2 लाख में से 182 माइनस करो तो इतने रुपए कैश और लेकर आया। कौन लेकर आया? मिस्टर ए लेकर आया, ताकि वो कितने का मालिक बन जाए? 2 लाख रुपए का। ठीक है। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी और चौथी एंट्री खुद देखना, आप समझ जाओगे। होमवर्क जल्दी से नोट करो, किसी भी लम्हे क्लास खत्म होने वाली है, जल्दी से नोट कर लो होमवर्क। और इसकी बैलेंस शीट भी देख लेना इत्मीनान से। होमवर्क के 2 सवाल हैं, मंडे को चेक करूंगा। एक है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 और एक क्वेश्चन नंबर 7। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7। फी अमानिल्लाह कह रहा हूं, मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म हो सकती है। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन क्वेश्चन, प्रॉब्लम नहीं है।